नमस्कार। मौर्य वंश की श्रृंखला में दूसरा वीडियो है ये, जिसमें मैं बात करने जा रहा हूँ मौर्यों की उत्पत्ति कैसे हुई, ये किस वंश से संबंधित है। इसके पहले की जो वीडियो थी वो मौर्य वंश के इतिहास को कैसे जानें, इतिहास का पुनर्निर्माण कैसे करें, मतलब मौर्य वंश के इतिहास का पुनर्निर्माण कैसे करें, उनके साधनों के बारे में मैंने बात की थी। अब मैं यहाँ पर बात करूँगा मौर्य वंश की स्थापना करने वाले चंद्रगुप्त मौर्य की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी या उनकी जाति क्या थी। वो ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे, शूद्र थे, क्या थे कि विदेशी थे, ये सारी बातें मैं करूँगा। तो इस वीडियो में मैं यही बात करने वाला हूँ कि मौर्यों की उत्पत्ति कहाँ से हुई। इसके बाद हमारा तीसरा जो खंड रहेगा वो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बातें करते हुए आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो हम चलते हैं, बात करते हैं। ये जो वंश है ये 323 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व तक ये इतिहास के पन्नों में रहा या दर्ज रहा। इस वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। ये जो वंश है ये इसकी स्थापना ही एक प्रकार की क्रांति थी, क्रांतिकारी परिवर्तन था। इसका सूत्रधार जो है चंद्रगुप्त मौर्य थे और चंद्रगुप्त मौर्य को बनाने वाले चाणक्य थे। ये क्रांतिकारी परिवर्तन क्यों था? क्योंकि निम्न स्तर का व्यक्ति उठकर यदि अखंड भारत का सम्राट बन जाए तो एक प्रकार की क्रांति ही है। शक्तिशाली मगध के शासक नंदों को हराकर ये सत्ता प्राप्त कर ली जाए, वो भी क्रांति है। विदेशी शक्तियों की दास्ता से मुक्ति दिलाना एवं उनसे पूरे भारतवासियों को रक्षा के सूत्र में बांध देना या उनकी रक्षा करना, ये भी एक क्रांति है। उस हिसाब के, उस समय के हिसाब से अगर देखा जाए तो अखंड भारत की परिकल्पना को साकार करना भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो इसलिए मैंने यह पॉइंट लिखा कि यह एक क्रांतिकारी परिवर्तन का सूत्रधार था। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। ये माँ भारती का सच्चा देशभक्त था और एक सच्चा धरतीपुत्र था जिसने अपने देश की सेवा की थी। इसके पहले भारत देश छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था। ठीक, तो ये सारी बातें थोड़ा सा मैंने एक भूमिका बनाने का प्रयास किया। अब थोड़ी सी मैं उत्पत्ति के बारे में बात करता हूँ। ये जो वीडियो है ये मौर्यों के उत्पत्ति के बारे में ही बताने के लिए मैंने बनाई है। ठीक है, तो साहित्यिक साक्ष्यों के आधार से ही हम ये जान पाते हैं कि बौद्धों की उत्पत्ति कहाँ से हुई। यदि साहित्यिक साक्ष्य या हम ना लें तो मौर्यों की उत्पत्ति कहाँ से हुई ये हमको नहीं पता चलेगी। अंधकारपूर्ण है इनकी उत्पत्ति। ठीक है, हमको नहीं पता चलेगा कि ये किस जाति से संबंधित थे, इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, ये कहाँ से आए थे। ठीक, तो देखिए जो इतिहासकारों ने माना है वो यही माना है कि मौर्य जो है वो क्षत्रिय कुल से संबंधित थे। ठीक, क्षत्रिय कुल से संबंधित थे। अब क्षत्रिय कुल से क्यों संबंधित थे? तो सबसे बड़ा तर्क जो इतिहासकार देते हैं वो ये देते हैं कि जो चाणक्य थे वो वर्ण आश्रम व्यवस्था जो थी उसके प्रबल समर्थक थे। ठीक है, वो ये कहते थे कि जो निम्न कुल में उत्पन्न राजा होता है वो उच्च कुल में उत्पन्न व्यक्ति से नीचा होता है, दबा होता है। वो वो प्रजा के घृणा का पात्र होता है। कौन? जो निम्न कुल में उत्पन्न राजा होता है। जबकि उच्च कुल में जो जन्म लिया व्यक्ति राजा बनता है वो प्रजा से स्वतः ही सम्मान पाता है। ठीक है, ये चाणक्य की नीतियां हैं, चाणक्य की बातें हैं, ये मेरी बातें नहीं है, चाणक्य की बातें हैं। चाणक्य जो है राज सत्ता किसको देने के इच्छुक है? उच्च कुल में जन्मे हुए व्यक्ति को देने के इच्छुक है। चाणक्य का कहना है कि शासन करने का अधिकार उच्च कुल के व्यक्तियों या क्षत्रियों को ही होना चाहिए। ठीक, चाणक्य ने नंदों
के विनाश के लिए चंद्रगुप्त को चुना। ठीक। और जैसा कि यहाँ पे बात आपको पता चल रही है कि ये उच्च कुल को समर्थन दे रहे थे, तो इसका मतलब है कि मौर्य जो है वो क्षत्रिय कुल के ही रहे होंगे। निम्न कुल के रहे होते तो चाणक्य मौर्यों का समर्थन ही नहीं करता। ठीक। तो ये सारी बातें, तो आप अपने मन में जो भी रखे रहें, किसी को लगता होगा कि वो मौर्य हैं तो वो हमारी जाति बिरादरी के हैं या फलानी जाति बिरादरी के हैं, ये अपने मन में रखे रहिएगा। जहाँ एग्जाम की बात आएगी तो वहाँ पे आप क्षत्रिय आपको टिक लगाना रहेगा। ठीक है, क्षत्रिय ही लिखना वहाँ पर, नहीं तो गलत हो जाएगा। फिर इसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पे बात हो गई, ये जो इतिहासकार हैं इन्होंने क्षत्रिय माना है मौर्यों को, और यही तर्कपूर्ण भी लगता है। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ तो एक तरफ से जो है इनको क्या कहते हैं, मौर्यों को शूद्र कहते हैं, क्योंकि विष्णु पुराण में लिखा है कि शिशुनाग वंश के बाद धरती पर शूद्र शासन करेंगे। विष्णु पुराण में लिखा है। हालांकि ये बात गलत है, क्योंकि हम जानते हैं कि शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश आया, नंद वंश के बाद मौर्य वंश आया, मौर्य वंश के बाद क्या कहते हैं ये शुंग वंश आया। शुंग वंश ब्राह्मण वंश था, इसको सभी जानते हैं। ठीक। तो इस प्रकार से ये जो कथन है विष्णु पुराण का, ये गलत स्थापित हो जाता है या साबित हो जाता है। मुद्रा राक्षस में जो है चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल कहा गया है। वृषल मतलब होता है धर्मच्युत, धर्म के अनुसार कार्य न करने वाला। ठीक। फिर इसके बाद उसी में कहा गया कुलहीन। कुलहीन इसलिए कहा गया होगा, जहाँ तक इतिहासकार मानते हैं, क्योंकि वो किसी राजवंश से संबंधित नहीं था, एक सामान्य कुल से आया था। जब मैं आपको चंद्रगुप्त के बारे में बताऊंगा तो आपको पता चलेगा कि ये एक गोपालक के यहाँ पर पला बड़ा हुआ था, इसके बाद एक शिकारी के हाथों बिक गया था, तो वहां से चाणक्य ने 1000 का आशार्पण देकर इसको खरीदा था। तो एक सामान्य कुल से ये आया था। ठीक है, एक निम्न कुल से आया था और तक्षशिला में अध्ययन किया। फिर इसके बाद सैनिक सेवा प्रदान किया या सैनिक सेवा में रहा। फिर इसके बाद सिंध पंजाब के क्षेत्र का ये राजा बना। इसके बाद ये मगध पर आक्रमण करके जो है मगध का राज सिंहासन प्राप्त करता है। तो ऐसी बातें, तो ये सारी चीजें थी कि कुलहीन तो मुद्रा राक्षस में इसलिए कहा गया होगा क्योंकि ये किसी राजवंश से नहीं आता था। हालांकि इतिहासकारों ने जैन और बौद्ध साहित्यों से ये निकाल के लाए हैं, ये तथ्य निकाल के लाए हैं कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो मौर्य वंश से, पीपली वन के मौर्य वंश से संबंधित थे, जो कि कपिलवस्तु के शाक्यों की एक शाखा थी। ठीक है, जो कि कौशल नरेश विदुढभ के आक्रमण के बाद कपिलवस्तु से पलायन कर गई, हिमालय के एक ऐसे क्षेत्र में जाकर बसी जहाँ पर मोरों का निवास होता था, मोर मयूर, और उसी से इनका नाम पड़ गया मौर्य, और मौर्य से मौर्य हो गए। तो ये सारी बातें। अब ये जो मुद्रा राक्षस है, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को नंद राज का पुत्र माना गया है। ठीक है, और नंद राज की जो पत्नी थी मुरा, उसी से ये जन्मा था चंद्रगुप्त। और नंद को हम जानते हैं कि नंदराज जो है वो शूद्र वंश का था। फिर इसके बाद टीकाकार ढूंढीराज, इन्होंने जो है चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र बताया है। इसके लिए उन्होंने एक कहानी गढ़ी है सर्वार्थ सिद्धि नामक एक राजा के बारे में। वो कहते हैं कि सर्वार्थ सिद्धि राजा जो है वो दो पत्नियों के स्वामी हैं। एक तो सुनंदा थी जो कि क्षत्रिय थी, और एक मुरा थी जो कि शूद्र थी। तो जो क्षत्रिय कन्या थी सुनंदा, उससे नवनंद पैदा हुए, और मुरा जो कि शूद्र थी उससे चंद्रगुप्त पैदा हुए। तो इस प्रकार से जो धुंडीराज हैं, जो कि मुद्रा राक्षस की टीकाकार हैं, वो भी चंद्रगुप्त को क्या कहते हैं, शूद्र कहते हैं, क्योंकि उसकी माता शूद्र थी, तो इसलिए चंद्रगुप्त भी शूद्र हुआ।
पहले जो है प्राचीन काल में जो माता का वर्ण होता था, खासकर कि शूद्र महिला का जो वर्ण होता था, यदि वो ब्राह्मण से या क्षत्रिय से विवाह कर लेती थी, उससे उसको बच्चा उत्पन्न होता था या कोई संतान उत्पन्न होती थी, तो उसको जो है माता का ही वर्ण दिया जाता था। ठीक है, हालांकि उसका पिता ब्राह्मण हो, परंतु पुत्र उसका शूद्र ही रहेगा। तो ये सारी बातें, तो इसलिए धुंडीराज ने भी मुरा के इस पुत्र को यानी चंद्रगुप्त को शूद्र ही माना है। हालांकि ये सारी बातें इतिहासकार नहीं मानते हैं। उनका मानना है कि ये बहुत बाद की पुस्तकें हैं जिनको इतना प्रामाणिक नहीं माना जा सकता है। कुछ लोगों का कहना है कि जैन धर्म अपना लेने के कारण ब्राह्मण धर्म थोड़ा सा उपेक्षित हो गया था, इसलिए जो है ब्राह्मण धर्म के लोगों ने चंद्रगुप्त को शूद्र कहना स्टार्ट कर दिया। मुद्रा राक्षस और पुराण बहुत पुराने ग्रंथ हैं, लेकिन मौर्यों के समकालीन नहीं है। ठीक, तो इसलिए इनकी बातें इतनी जो है प्रामाणिक नहीं मानी जा सकती। ऊपर से ये जो है ब्राह्मण ग्रंथ हैं, तो इतने प्रामाणिक भी नहीं माने जा सकते, क्योंकि ये पूर्वाग्रह से ग्रसित हो सकते हैं। तो ये सारी बातें इतिहासकारों का ऐसा कहना है कि ब्राह्मण ग्रंथों पर हम इतना विश्वास नहीं कर सकते, और इसके आधार पर हम मौर्यों का कुल जो है सिद्ध नहीं कर सकते कि वो शूद्र थे। अब उसी के जगह पर जो समकालीन बौद्ध ग्रंथ थे, जैसे कि महापरिनिब्बाण सूत्र, महाबोधि वंश, इनमें चंद्रगुप्त मौर्य को राजकुल से संबंधित बताया गया है। और ये आपके जो मौर्य हैं, ये पीपली वन के शासक के कुल से संबंधित हैं। महापरिनिब्बाण सूत्र में महाबोधि वंश में चंद्रगुप्त को राजकुल से बताया गया है। कपिल वस्तु के शाक्यों से इनका संबंध स्थापित करता है बौद्ध साहित्य। ठीक है, ये कहते हैं कि जब विदुढब को ये पता चला कि हाँ, मैं एक दासी का पुत्र हूँ और कपिल वस्तु के शाक्यों ने हमारे साथ विश्वासघात किया है, उनके पिता के साथ विश्वासघात किया, क्योंकि प्रसेनजीत जो है बहुत ही इच्छुक थे गौतम बुद्ध के वंश में अपनी शादी करने के लिए, अपना जो है वैवाहिक संबंध स्थापित करने के लिए। तो उन्होंने प्रस्ताव रखा था, और कपिलवस्तु के शाक्य जो हैं वो अधीन थे या उनके प्रभाव में थे, कौशल नरेश के प्रभाव में थे, उनसे थोड़ा सा डरते भी थे, तो उनकी बातें वो काट नहीं सकते थे। ऐसे में उन्होंने क्या किया, एक चाल चली। उन्होंने एक दासी को, एक दासी पुत्री को वहां पर भेज दिया शादी के रूप, मतलब शादी के लिए। ठीक, तो जब विदुधब को पता चला कि हाँ, ये जो है मेरे पिता के साथ ये धोखा हुआ और मुझे उतना जो है सम्मान नहीं दिया जाता है, हालांकि मैं प्रसेनजीत का पुत्र हूँ, इसलिए जो है मैं अपने ननिहाल जब जाता हूँ तो केवल सामने सामने जो है मेरा आदर सत्कार होता है, लेकिन पीठ पीछे मेरी बुराइयां होती हैं। तो ऐसे में बहुत ही क्रुद्ध हुआ, और राजा बनते ही उसने जो है कपिल वस्तु के साथियों के ऊपर आक्रमण कर देता है, और बहुत ही भयंकर रूप से जो है वहां पर नरसंहार किया जाता है विदुढब्य द्वारा। तो ऐसे में कपिलवस्तु के शाक्यों की एक शाखा थी पिपली वन के मौर्य, वो हिमालय जाकर बस जाते हैं, और वहाँ पे मोरों का निवास रहता है, तो इसलिए उन लोगों को मौर्य कहा जाने लगता है। ठीक, तो ये सारी बातें हैं। तो इस प्रकार से बौद्ध ग्रंथ जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य को पिपली वन के मौर्य वंश से, क्षत्रिय वंश से संबंधित करता है। ठीक है, संबंध स्थापित करता है। फिर इसके बाद जैन ग्रंथ में हेमचंद के परिशिष्ट परमन की बात करें तो चंद्रगुप्त के नाना को मयूर पोषक ग्राम के मुखिया से जो है संबोधित किया जाता है। मतलब परिशिष्ट पर्वन में चंद्रगुप्त का जो नाना रहता है, या जो इनकी माता है, इनके पिता एक मयूर पोषक ग्राम के मुखिया रहते हैं, यानी कि एक प्रकार से उच्च कुल के रहते हैं। ठीक, विदेशी साक्ष्यों में जो है जस्टिन कहता है कि चंद्रगुप्त जो है सामान्य कुल से उत्पन्न था। ठीक है, कुछ जगहों पर प्लूटार्क कहता है कि चंद्रगुप्त जो है, ये यही क्लासिकल लेखक ही कहते हैं कि चंद्रगुप्त जो है नंदों की बुराई करता है। वो कहता है कि जो ये नंद शासक हैं ये नीच कुल के हैं,
ठीक है। यदि ये नीच कुल का होता चंद्रगुप्त, तो किसी नीच कुल के व्यक्ति या राजा के बारे में बुराई नहीं करता। ठीक, ये सारी बातें। तो कुल मिला के मैंने ये आपको बताने का प्रयास किया कि विभिन्न ग्रंथों से हमें मौर्यों की उत्पत्ति के बारे में जानकारी मिलती है। यदि इनकी सहायता ना ली जाए तो हम मौर्यों की उत्पत्ति नहीं जान पाएंगे, अंधकारपूर्ण है। ठीक है। इतिहासकारों ने सबको तौलकर, सबके तर्कों को देखकर और निष्कर्ष निकाला कि जो मौर्य हैं वो क्षत्रिय ही थे, क्योंकि जो ये जैन साहित्य है या बौद्ध साहित्य है, ये उस समय के लिखे हुए साहित्य हैं। साथ ही में चाणक्य की वर्ण व्यवस्था का बहुत ही प्रबल समर्थक था। तो एक जगह वो शूद्र शूद्र नंदों को जो है हटाना चाहता था, शूद्र नंदों को हटाना चाहता था, वहीं फिर से शूद्रों को बैठाने की उसकी इच्छा तो नहीं रही होगी। वो निश्चित ही किसी उच्च कुल के राजा को बैठाना ही चाहता रहा होगा। तो ये सारी बातें इतिहासकारों ने बताई हैं और यही समचीन लगता है, यही तर्कपूर्ण लगता है। ठीक। ये सारी बातें आपने जाना और इस वीडियो का जो मकसद था, जो जो उद्देश्य था, वो यही था कि आपको मौर्यों की उत्पत्ति के बारे में पता चले, उनकी जाति के बारे में पता चले। ठीक है। अपने दिमाग में आप कौन सी जाति लेकर बैठे हैं उससे आपको कोई मतलब नहीं, आपको एग्जाम क्लियर करना है। और इतिहासकारों ने इनको क्षत्रिय माना है, तो आप क्षत्रिय ही मार के आइएगा, वहाँ पर ऑप्शन में क्षत्रिय टिक करके आइएगा। इतिहास में जब आप लिखने बैठिएगा इतिहास के पेपर में, तो वहाँ पे क्षत्रिय लिख के आइएगा। अपने अनुसार आप अपने मन में जो भी रखना है रखिए। ठीक है। और ये मेरे शब्द नहीं है, ये चाणक्य के शब्द हैं। ये उस समय के जो है ग्रंथों के शब्द हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको मौर्यों की उत्पत्ति के बारे में बताया। अब आगे के वीडियो में मैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताना शुरू करूंगा कि चंद्रगुप्त मौर्य कैसे एक निम्न स्तर से उठकर एक महान चक्रवर्ती सम्राट बनता है भारत देश का। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।